वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हियर। आज हम 10th क्लास का इको का चैप्टर 1 डेवलपमेंट करेंगे। अब देखिए डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट क्या है। कोई भी किसी व्यक्ति के, किसी सोसाइटी के, किसी कंट्री के जो पॉजिटिव चीज़ होती है, कोई पॉजिटिव इच्छा पूरी होना डेवलपमेंट है। यानी कोई भी हम डेवलपमेंट क्या करेंगे, किसी पर्सन की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज, आपकी कोई इच्छा पूरा होना, वो डेवलपमेंट है। जैसे आप क्या चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं क्या चाहती हूँ कि बहुत अच्छी, मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए कोई, तो क्या है, ये डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पेज 3 से आपका स्टार्ट होता है। इसमें यही बताया गया है कि डेवलपमेंट क्या है। कोई इकोनॉमिकल चेंजेस, अधिकतर क्या चाहते हैं कि इकोनॉमिकल चेंजेस आए हमारी सोसाइटी, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, तो वो डेवलपमेंट है। अब देखिए डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, पेज नंबर 4 पर एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब डेवलपमेंट क्या है, सबके लिए कॉमन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग चीजें हैं। जैसा आपको एक टेबल दिया है, टेबल 1.1, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्संस दिया है और सामने उनके डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं। अब इसमें हर पर्सन का, एक गांव में जो किसान है उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, और शहर में जो एक लेबर है उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है। जो किसान है वो क्या चाहता है कि उसकी फसल के अच्छे दाम मिल जाए, जो लेबर है वो क्या चाहता है कि उसे रेगुलर वर्क मिले, वेजेस अच्छे मिल जाए। तो डेवलपमेंट क्या सबके लिए अलग है। अब देखिए पेज नंबर 5 पर आपको दिया है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, हमारी लाइफ में हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पैसे से नहीं काउंट कर सकते कि अगर पैसा है तो हम डेवलप्ड है, हमारे पास सारी चीजें मिल जाएंगी। नहीं, डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर एक, तुम्हारे चैप्टर के अंदर एक लाइन भी दी गई है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स, है ना। मनी से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। अगर आपको बोल दिया जाए कि कहीं बहुत दूर आपको जाना है जॉब करने के लिए, वहां पर आपकी 50,000 सैलरी है, पर वहां पर सेफ्टी नहीं है कुछ भी, वहां एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहां आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी, है ना, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा सोसाइटी से, तो क्या आप जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए इनकम के साथ कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। इनकम के साथ अब अदर गोल्स क्या है, सबसे पहला डेवलपमेंट होता है इनकम से, दूसरा होता है आपका हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, तीसरा आपका है लिटरेसी, लिटरेसी होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीजें मिलके डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है तो मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, हो सकता है कि जो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट हो मेरे लिए डिजास्टर हो। इसका एक एग्जाम्पल इसमें नर्मदा रिवर का दिया है, उसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बन रहा था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहां के थे, जो उस रिवर के किनारे इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वो लोग क्या चाहते थे कि फटाफट से डैम बने जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले 24 घंटे, और यहाँ पर लोग खूब घूमने के लिए आए, डैम पर रिक्रिएशन के लिए आए, और हमें अच्छा पानी मिले अपने रॉ मटेरियल के लिए। पर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, नर्मदा रिवर के जो किनारे पर रहते हैं, वो लोग, उनके लिए क्या है, उनके लिए डिजास्टर है। क्यों, अगर डैम बनाया जाएगा तो क्या होगा, डैम बनेगा तो उनकी सारी जमीन डैम के अंदर चली जाएगी। भाई डैम बनाया जाता है जिससे कि बहुत सारा जो पानी आ रहा होता है वो रुक जाता है, एक जगह कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होगा तो वो फैलेगा, फैलेगा तो इसका मतलब आसपास के गांव सारे उस डैम के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ क्या पता चला हमें कि जो एक डैम का बनना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, वही गांव के लोगों के लिए, उनके लिए डिजास्टर है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट कन्फ्लिक्टिंग होता है, कन्फ्लिक्टिंग, विरोधाभासी होता है, एक के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए डिजास्टर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो। और ये नेशनल डेवलपमेंट निकालने के लिए जो कंपेयर किया जाता है वो दो तरीके से कंपेयर किया जाता है किसी भी कंट्री या स्टेट में नेशनल डेवलपमेंट निकालने के लिए। पहला तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एवरेज इनकम के थ्रू रैंकिंग देता है कि कौन डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है, कौन रिच कंट्री है, कौन पुअर कंट्री है। वो सिर्फ क्या देखता है, एवरेज इनकम है क्या, एवरेज इनकम क्या है आपका, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। किसी देश की टोटल इनकम जितना हुई एक साल में, उसको इसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो ये एवरेज इनकम होता है। अब वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम तो देख लिया कि पर कैपिटा इनकम इतना होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय किसी देश में इतनी होगी, पर ये सिर्फ अज्यूम होता है, ये एक्चुअल नहीं हो सकता। कि आप ये नहीं मान सकते कि एक देश में अगर
1000 लोग रह रहे हैं तो सब उन 1000 लोग वो बराबर कमा रहे होंगे और उनको हर आदमी को इतना इनकम मिल रहा होगा। जैसा पेज नंबर 9 पर आ जाओ, टेबल 1.2 दिया गया है जिसके अंदर दो कंट्रीज को कंपेयर किया है, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए के अंदर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि कंट्री बी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले के जो 4 फैमिलीज है उनमें 500 है और जो 5th फैमिली है उसके अंदर 48,000 है। तो अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो इक्वल निकलेगा, दोनों का इक्वल निकलेगा। पर कैपिटा इनकम क्या सबको सच में उतना मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा। जिन घरों को सिर्फ 500 रुपए मिल रहा है तो उसका क्या पर कैपिटा इनकम होगा? तो इसको सही नहीं माना जाता है ना, जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है उसको सही नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है, वर्ल्ड बैंक से अलग आया तुम्हारा एक यूएनडीपी। यूएनडीपी भी क्राइटेरिया करता है। यूएनडीपी क्या निकालता है? यूएनडीपी एचडीआई निकालता है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या देखता है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देखता है कि इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया, जो तुम्हारा पेज 10 के ऊपर दिया है, इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया देखता है। जैसे टेबल 1.3 देखें तो 1.3 के अंदर पर कैपिटा इनकम देखें तो हरियाणा की सबसे ज्यादा है, जबकि जब हम उसको एचडीआई से देखते हैं, यानी अगर हम उसमें देखते हैं कि वहां के ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनका कितना डेवलपमेंट है, तो उसमें सबसे आगे कौन आ रहा है? केरला आ रहा है। जबकि हरियाणा की अगर कैपिटल इनकम ज्यादा है तो उसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए, नहीं। पर यूएनडीपी क्या देखता है? यूएनडीपी एचडीआई के लिए सबसे पहले देखता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है एक एरिया में अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से कितने बच्चे 1 साल तक की उम्र पूरी कर पाए, उससे ज्यादा जा पाए। तो अगर ये टेबल देखो तो 1.4, तो उसके अंदर हरियाणा में तो सिर्फ, हरियाणा के अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं? 33। जबकि केरला के अंदर क्या है? केरला के अंदर सिर्फ 10 बच्चों की डेथ होती है। अब लिटरेसी रेट देखें तो लिटरेसी रेट हरियाणा में 82% है और जबकि केरला के अंदर 94% है, यानी कि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा डेवलप्ड होंगे। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखें तो हरियाणा के अंदर जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, यानी कि 14 से 15 साल तक की उम्र के बच्चे कितने 10th और 12th के लिए एनरोल होते हैं, तो वो सिर्फ 61 है, जबकि केरला के अंदर 83 है। तो ये सारी चीजें क्या है तुम्हारा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये किसी एरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट बताती हैं कि असलियत में वहां डेवलपमेंट कितना है। ओके, तो ये चीजें क्या दिखाती हैं आपको? अगर किसी एरिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वो अपने यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों की देखभाल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, बहुत नीचे है, तो इसका मतलब वहां की सरकार वहां के लोगों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वहां के लोग डेवलप नहीं है, इलिटरेट है, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि वहां की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा अनपढ़ है, वहां का जो युवा है, जो यूथ है, वो अनएजुकेटेड है, ये आपको इसमें दिखाया जाता है। अब एक और चीज इसके अंदर है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होती है कि एक देश में जब कोई नागरिक जन्म लेता है तो उसके बाद उसका जिंदा रहने का कितना उम्मीद है, वो कितने समय तक जिंदा रह पाएगा। अब देखिए पेज नंबर 13 पर आ जाओ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी गई है, इसमें कुछ देश दे रखे हैं, हमें इंडिया है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब इसके अंदर तुम्हारा जो पर कैपिटा इनकम है श्रीलंका का सबसे ज्यादा है, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका की सबसे ज्यादा है, और स्कूलिंग में भी श्रीलंका में सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, और एचडीआई रैंक भी उसकी 76 है, जबकि हम उससे बड़ा देश है। हमारा अगर लगाया जाए जो हमारा नेशनल ग्रोथ होती होगी या हमारे देश के अंदर जो हम पर कैपिटा इनकम लगाएं वो श्रीलंका से ज्यादा आएगी। हमारा ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, पर उसके बाद भी हम उनसे पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बाकी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें रैंकिंग कितनी आ रही है? उनके यहाँ जो जन्म लेता है वो 75 साल से भी ज्यादा ऊपर जिंदा रहता है, जबकि इंडिया के अंदर 68 से 70 तक पहुंचना भी मुश्किल है ना। तो ये सारी चीजें क्या है तुम्हारी? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें देखा जाता है तुम्हारा सिर्फ। पर अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बोर्ड के अंदर भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज बिटवीन वर्ल्ड बैंक
एंड यूएनडीपी, कि यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जब कंपेयर करते हो तो बताओ उसमें क्या अंतर है। या यूएनडीपी का प्रोसीजर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या प्रोसीजर है उसका डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए आप पेज नंबर 14। यहां पर है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ा होगा आपने। सस्टेनेबिलिटी ऐसा डेवलपमेंट हो जो जिसे हम आज तो करें, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के समय में भी वो डेवलपमेंट बना रहे, वो चलता रहे। तो यानी आज जितना जमीन के अंदर पानी है हम उसको मोटर लगा के इतना ना खींच लें कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन क्या हो, प्यासी मर जाए। या हम जितना पेट्रोल, जितना कोयला, सब कुछ जमीन के अंदर से निकाल के आज ही डेवलप्ड हो जाए, आज ही सारी चीजें इस्तेमाल कर लें और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन हो वो इन सब चीजों को तरसती रहे। तो उसको क्या करके रखना है, उसको सस्टेन करके रखना है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि सस्टेन कीजिए। नेचर के पास आपकी नीड कंप्लीट करने के लिए तो सारी चीजें मौजूद हैं, पर आपकी ग्रीड पूरी करने के लिए सब कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम के अंदर कि नेचर बताइए ग्रीड क्या हो गई, किसी के पास एक कार है, ये उसकी नीड है, पर अगर वो 4 कार शो ऑफ करने के लिए रख रहा है, फैमिली में 4 मेंबर है उनके लिए 4 कार रखी हुई है, तो ये क्या है, ये ग्रीड है। तो ग्रीड कभी पूरी नहीं हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी करना चाहिए दो तरीके के, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, जैसा तुम्हारा सोलर एनर्जी हो गया है ना, थर्मल एनर्जी हो गया और विंड एनर्जी हो गया, उनको यूज करें। और जो हमारी रिजर्व है जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इन सब चीजों को क्या करें, जितने मेटल है उन सबको प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें, कि जो डेवलपमेंट आज हमने शुरू किया वो हमारी आगे आने वाली पुश्तों में भी, आगे आने वाली जनरेशंस में भी चलता चला जाए डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जॉक्शन नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर देना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो कुछ सालों में दोबारा नहीं उत्पन्न होंगी, दोबारा से नहीं आएंगी, है ना, फिक्स स्टॉक है जिनका अर्थ के अंदर। अब फिक्स स्टॉक कोयला है, हजारों साल लगते हैं उसको बनने में, आज ही खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी, पानी को। तो इन सब चीजों को हमें रिजर्व करके रखना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर अब आपको यही बताया गया है कि अगर आप सस्टेन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी नहीं अपनाएंगे तो जो आपका एनवायरनमेंट है उसका भी डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन, उसकी क्वालिटी घटती चली जाएगी, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। और जो ये डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, नेचुरल डिग्रेडेशन का, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, ये किसी एक नेशन तक भी बाउंड नहीं है। ये क्या होगा, अगर एक देश ने भी अंधाधुंध यूज करना शुरू किया तो उसका इफेक्ट सारी कंट्रीज पर पड़ेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को अपनाना चाहिए कि आज चीजों को हम कम कम करके यूज करें, प्रॉपर तरीके से यूज करें कि आगे आने वाले समय में भी वो चीजें चलती रहें। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक बार चैप्टर रीड करिएगा वीडियो के साथ में तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक बार भी अगर वीडियो देखने के बाद आपने चैप्टर रीड किया और दोबारा से वीडियो देखा तो ये क्लियर हो जाएगा। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको भेज दूंगी मैं। ओके, थैंक यू।